नमस्ते सभी को। वेलकम टू शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। @sharingstories.in भारतीय लेखकों की किताबों को #PushingIndianAuthors कैंपेन के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे पास है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक बेहद चर्चित और मार्मिक कहानी बहू रानी। आज हम टैगोर की इस कहानी की गहराई में उतरेंगे, है ना। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहानी का सार है, उसके किरदारों की झलक है, जाहिर है लेखक के बारे में कुछ अहम बातें, और एक पाठक का इस कहानी पर बहुत ही भावुक नजरिया भी शामिल है। अच्छा, हमारा मकसद है ये समझना कि ये कहानी जो दशकों पहले लिखी गई थी आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है, और टैगोर इसके जरिए हमें किन सच्चाइयों से रूबरू कराना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो बहू रानी नाम से तो यही लगता है कि ये किसी नई दुल्हन या परिवार की बहू के इर्द गिर्द घूमती कहानी होगी। और शुरुआती जानकारी भी कुछ ऐसा ही इशारा करती है कि ये पारंपरिक भारतीय परिवार के वो जो नाजुक रिश्ते होते हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल, कहानी का एक मुख्य सूत्र जो है वो एक युवा बहू के इर्द गिर्द ही बुना गया है। बताया गया है कि वो अपनी कोमलता, करुणा और कह सकते हैं समझदारी से अपने बेहद कठोर और शक्की ससुर का दिल जीतने की कोशिश करती है। कोशिश करती है। हाँ, ऐसा लगता है कि टैगोर यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे प्यार, सम्मान और आपसी समझ जैसे गुण रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं। यानी एक तरह से टकराव की जगह सहानुभूति और धैर्य से बदलाव लाने की कोशिश। ये तो बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद जगाने वाली बात लगती है ना। हाँ, बिल्कुल। जानकारी में ये भी कहा गया है कि टैगोर इन विषयों को बड़ी संवेदनशीलता और काव्यात्मक भाषा में पिरोते हैं। हाँ, उनकी भाषा तो खैर, जिसमें एक शांत गरिमा और गहरी भावनाएं झलकती हैं। हाँ, और ये विचार कि दया और ईमानदारी वो सामाजिक बाधाओं और कठोर रवैयों को पिघला सकती हैं, परिवार में सद्भाव ला सकती हैं। ये टैगोर की कई रचनाओं का एक सेंट्रल थीम रहा है। कहानी का ये पहलू स्वीकार्यता और इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व को दिखाता है। लेकिन जैसा अक्सर टैगोर की कहानियों में होता है, तस्वीर इतनी सीधी और सरल नहीं होती। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी उलझती है और शायद ज्यादा रियलिस्टिक भी हो जाती है। एक और जो सोर्स है वो कहानी के एक बहुत ही अलग और तनावपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है। अच्छा, इसमें जिक्र आता है यशोर के राजा प्रतापादित्य का, जो सुनने में आया है बेहद क्रूर और नफरत से भरे हुए शासक हैं। उन्हें अपनी प्रजा से, अपने बच्चों से, लगभग सभी से नफरत है, और खास तौर पर अपनी बहू सूरमा से। सही कहा। सूरमा, जिसका विवाह राजा के बेटे उदयादित्य से हुआ है, वो एक बहुत मुश्किल हालात में फंसी हुई है। उसे सिर्फ अपने ससुर की नफरत ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि जैसा आपने कहा, जानकारी के अनुसार उसका देवर भी उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसका जीवन एक तरह से नरक बन गया है। बाप रे! और इस मुश्किल सफर में वो अकेली नहीं है, उसे कोई साथी मिलता है? हाँ, उसे एक साथी मिलती है, राजा प्रतापादित्य की ही बेटी विभा। अच्छा, राजा की बेटी। लेकिन विभा की अपनी अलग ट्रेजेडी है। उसके पता नहीं उसके पति को मारने का हुक्म दिया है। सोचिए जरा। बिल्कुल। तो यहाँ कहानी में 2 ध्रुव नजर आते हैं, एकदम ऑपोजिट। एक तरफ सूरमा की करुणा और धैर्य की बात, और दूसरी तरफ राजा प्रतापादित्य की चरम क्रूरता और पारिवारिक रिश्तों का ऐसा भयानक रूप। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन परिस्थितियों में सूरमा, उसके पति उदयादित्य और उसकी ननंद विभा, इनका भविष्य क्या होगा? बिल्कुल, यही सवाल है। यही सवाल वो विश्लेषण भी उठाता है। क्या ये तीनों मिलकर इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत आएगी कि वे राजा के आतंक का सामना कर सकें, या फिर वे उसकी नफरत और ताकत के आगे पिसते रहेंगे?
जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी की परतों को पूरी तरह समझने के लिए इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को जानना भी बेहद जरूरी है। हाँ जरूर। टैगोर सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक पूरी संस्था थे, भारतीय साहित्य और कला के आसमान पर चमकता हुआ सितारा। 7 मई 1861 को जन्मे टैगोर एक ऐसे परिवार से आते थे जो साहित्य, कला और सामाजिक विचारों का केंद्र था। एक क्रिएटिव माहौल में पले बढ़े। बिल्कुल। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले नोबेल विजेता। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान उन्हीं की कलम से निकले हैं। ये तो अद्भुत बात है। हाँ, उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, गीत, शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट रचना न की हो। कहते हैं उनकी लिखी कृतियों की संख्या 200 से ज्यादा है और उन्होंने 2200 से भी ज्यादा गीत रचे। 2200 गीत, वाकई अविश्वसनीय विस्तार है उनके काम का। और ये बात भी बहुत मायने रखती है कि 1915 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। हाँ, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। हाँ, ये उनके गहरे सामाजिक सरोकार और साहस का प्रतीक है। बिल्कुल। उनकी रचनाओं में मानवीय भावनाओं की गहरी समझ और समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है, और बहुरानी जैसी कहानियां इसी समझ का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। टैगोर की कहानियां सिर्फ कहानी नहीं कहती, वे मानव मन की गहराइयों और सामाजिक सच्चाइयों को खोल कर रख देती हैं। उनकी रचनाओं पर अनगिनत फिल्में और टीवी शो बने हैं और आज भी दुनिया भर की भाषाओं में उनका अनुवाद हो रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। चलिए अब उस पाठक की प्रतिक्रिया पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये हिंदी में है और इसे पढ़कर लगता है कि कहानी ने पाठक पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। वे लिखते हैं, कुछ कहानियों का अंत रुला जाता है। ऐसी ही एक कथा है बहुरानी। ये वाक्य ही बहुत कुछ कह देता है। हाँ, कहानी के भावनात्मक प्रभाव का अंदाजा दे देता है। हाँ, ये प्रतिक्रिया कहानी के उस पहलू को उजागर करती है जो शायद पहले विश्लेषण में उतना स्पष्ट नहीं था, इसका दुखद अंत। पाठक कुछ खास घटनाओं का जिक्र करते हैं जो कहानी के मार्मिक मोड़ की तरफ इशारा करती हैं। यशोहर के राजा का मान सम्मान, सूरमा का विष खा लेना, विष खा लेना, हाँ, बसंत राय को मरवा देना, उदयादित्य और विभा का सब कुछ खत्म हो जाना और अंत में दोनों का काशी चले जाना। काशी चले जाना, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब सब छोड़ छाड़ कर चले जाना। हाँ, एक तरह से इसका मतलब तो यही हुआ कि अंत सुखद नहीं था, जैसा कि शुरुआती विश्लेषण से लग रहा था कि करुणा से दिल जीते जा सकते हैं। लगता तो यही है। पाठक ने तो साफ साफ लिखा है, कथा का अंत बहुत दुखी था, जिसने आज सुबह सुबह मुझे रुला दिया। लेकिन फिर भी वे इसे उत्कृष्ट साहित्य कहते हैं। ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। एक तरफ इतना दुख, दूसरी तरफ साहित्य की उत्कृष्टता, ये कैसे? ये विरोधाभास ही शायद इस कहानी की खूबी है और टैगोर की महानता का प्रमाण भी। देखिए, शुरुआत में हमने बात की कि कहानी करुणा और सहानुभूति से दिल जीतने की संभावना दिखाती है। हाँ। लेकिन पाठक का अनुभव, विष पीना, हत्या, सब कुछ खोकर काशी चले जाना, कहानी के एक बेहद त्रासद अंत की पुष्टि करता है। काशी चले जाना, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय परंपरा में अक्सर सांसारिक दुख और मोह माया से मुक्ति पाने, एक तरह के आध्यात्मिक पलायन का प्रतीक माना जाता है। हाँ। खासकर गहरे आघात या मोहभंग के बाद। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि सूरमा की करुणा वो राजा प्रतापादित्य जैसे पत्थर दिल इंसान को नहीं बदल पाई? क्या टैगोर ये दिखा रहे हैं कि अच्छाई और करुणा की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब उनका सामना इतनी क्रूरता और सत्ता के अहंकार से होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद टैगोर यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़े होकर लिख रहे थे। वे ये दिखा रहे होंगे कि करुणा एक महान मानवीय गुण है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा बाहरी दुनिया में विजयी हो। खासकर जब सामने प्रतापादित्य जैसी नफरत और तानाशाही हो। कहानी शायद ये दर्शाती है कि कभी-कभी अच्छाई की राह पर चलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जीत हमेशा दुनियावी पैमाने पर नहीं मिलती। हाँ, शायद हो सकता है अंत में उदयादित्य और विभा का काशी जाना एक तरह की हार न होकर उस क्रूर दुनिया से मुक्ति पाने का उनका अपना चुना हुआ रास्ता हो। एक अलग तरह की शांति की तलाश। हाँ, एक अलग तरह की शांति की तलाश। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें तो बहुरानी सिर्फ एक बहू के धैर्य या करुणा की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलताओं,
सत्ता के क्रूर चेहरे, व्यक्तिगत त्याग और शायद उस बिंदु की पड़ताल करती है जहां इंसान सब कुछ खोकर सांसारिक संघर्षों से परे एक अलग तरह की शांति खोजने निकल पड़ता है। ये करुणा और अत्याचार के बीच का एक मार्मिक संघर्ष है। बिल्कुल सही। यही टैगोर की विशेषता है। वे एक कहानी में भावनाओं, सामाजिक संरचनाओं और दार्शनिक सवालों की इतनी सारी परतें बुन देते हैं। राजा प्रतापादित्य का चरित्र दिखाता है कि कैसे निरंकुश सत्ता और अहंकार मानवीय संवेदनाओं को कुचल सकते हैं, कैसे नफरत इंसान को अंधा बना देती है। वहीं दूसरी तरफ सूरमा और विभा के बीच की दोस्ती और उनका साझा दुख मुश्किल हालात में भी मानवीय जुड़ाव और सहानुभूति की संभावनाओं को जीवित रखते हैं। हाँ, ये भी है। और कहानी का दुखद अंत, जैसा कि पाठक की प्रतिक्रिया से जाहिर है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये पाठक को झकझोरता है, सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही उत्कृष्ट साहित्य की पहचान है। सही कहा। वो आपको सिर्फ सहज महसूस नहीं कराता, बल्कि बेचैन भी करता है, गहरे सवाल खड़े करता है और आपको उन भावनाओं का अनुभव कराता है जिनसे आप शायद बचना चाहें, जैसे कि दुख। लेकिन इसी अनुभव से हमारी समझ गहरी होती है। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की बहू रानी की हमारी पड़ताल। एक ऐसी कहानी जो करुणा की कोमलता से शुरू होकर क्रूर यथार्थ से टकराती हुई एक मार्मिक और कह सकते हैं अविस्मरणीय अंत तक पहुंचती है। ये पाठक को रुला सकती है, लेकिन साथ ही सोचने के लिए बहुत कुछ दे जाती है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस अद्भुत कहानी बहू रानी को जरूर खरीदें और पढ़ें। खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों की आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और जाते जाते ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी के संदर्भ में सोचें, क्या कठोर अत्याचार और नफरत के सामने करुणा हमेशा शक्तिहीन होती है, या फिर जैसा शायद उदयादित्य और विभा के काशी जाने से संकेत मिलता है, क्या शांति और मुक्ति का रास्ता कभी-कभी उस लड़ाई को छोड़कर सांसारिक मोह से परे जाने में ही मिलता है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की कहानी और उसके पीछे छिपे विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।